हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनर डायोड के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेनर डायोड क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जेनर डायोड का जो प्रतीक है उसको कैसे बनाते हैं और इसमें धारा और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार खींचा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है जेनर डायोड। तो स्टूडेंट, जेनर डायोड जो होता है एक विशेष प्रकार से बनाया गया एक पीएन संधि डायोड ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जेनर डायोड कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जेनर डायोड जो होता है एक विशेष रूप से बनाया गया एक पीएन संधि डायोड ही होता है। विशेष रूप से बनाया गया पीएन संधि डायोड का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो साधारण पीएन संधि डायोड होता है, आपका साधारण पीएन संधि डायोड होता है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, इम्प्योरिटी यानी अपद्रव्य परमाणु जो होते हैं बच्चों कम मात्रा में मिले होते हैं। आप सोच रहे हो कि अपद्रव्य परमाणु क्या होते हैं, तो याद करिए, जैसे कि आप जानते हैं जब हम शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन को बाह्य अर्धचालक जैसे एन टाइप अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक जब उसको बनाते हैं, ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, शुद्ध अर्धचालक में यानी सिलिकॉन में हम क्या मिलाते हैं बच्चों, +5 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे हम फास्फोरस या आर्सेनिक मिलाते हैं। ठीक है, तो वो फास्फोरस या आर्सेनिक जो होता है वो क्या करता है, इम्प्योरिटी का यानी अपद्रव्य का काम करता है। सेम इसी टाइप से स्टैंड जब हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, हम +3 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे हम एल्यूमिनियम मिलाते हैं। तो वहाँ पे पी टाइप अर्धचालक में अपद्रव्य क्या होता है बच्चों, आपका एल्यूमिनियम होता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, +3 होती है। जबकि एन टाइप अर्धचालक में जो आपका अपद्रव्य परमाणु यानी इम्प्योरिटी होती है वो क्या होता है बच्चों, आपका फास्फोरस या आर्सेनिक होता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, आपकी +5 होती है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो जेनर डायोड वाले केस में होता है क्या है बच्चों, कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती है साधारण पीएन संधि डायोड की अपेक्षा। चलिए आइए मैं और इसको बेटर तरीके से आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने एक साधारण पीएन संधि डायोड बनाया है, ठीक है, जबकि एक विशेष प्रकार से बनाया गया पीएन संधि डायोड है, जिसकी हम कल्पना जेनर डायोड से करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमने एक साधारण पीएन संधि डायोड बनाया है, जबकि ये विशेष रूप से बनाया गया एक पीएन संधि डायोड है। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान से देखो बच्चों। देखिए, ये भी आपका देखो पीएन संधि डायोड है, ये भी आपका पीएन संधि डायोड है। डिफरेंस इतना है कि साधारण पीएन संधि डायोड में बच्चों आप देख पा रहे होंगे पी क्षेत्र में जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, यानी जो होल्स हैं वो कम है, और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कम है। यानी इसमें क्या साधारण पीएन संधि डायोड में बच्चों, ठीक है, इनके अंदर जो अपद्रव्य परमाणु जो मिलाए गए वो कम मात्रा में मिलाए गए, ठीक है। जबकि आप इस चीज़ को देखो ध्यान से, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इनकी कंपैरिजन में आप देखो यहाँ पे बहुत सारी संख्या में होल्स हैं, और यहाँ पे देखो इसी कंपैरिजन में बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं एन क्षेत्र में। तो इसका मीनिंग बच्चों ये है कि इस वाले पीएन संधि डायोड में, ठीक है, इम्प्योरिटी यानी अपद्रव्य परमाणु बहुत ज़्यादा मिलाए गए हैं। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे और ध्यान से देखिए, समझो, इस पहले इसी को समझा देता हूँ। देखिए स्टैंड, देखिए इसमें जो आप देख पा रहे होंगे ये जो अवक्षय परत है, ये जो अवक्षय परत यानी डिफ्लेक्शन लेयर आप देख पा रहे होंगे स्टैंड, ठीक है, इसकी चौड़ाई इसकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और ये चौड़ाई बहुत कम है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि जब पीएन संधि बनती है, स्टैंड मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो पीएन संधि के दोनों ओर क्या बन जाती है, एक अवक्षय परत बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, अवक्षय परत बन जाती है, जिसके अंदर आवेश वाहक नहीं रहते हैं। आवेश वाहक नहीं रहने का मतलब क्या होता है कि इस अवक्षय परत के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ना ही क्वार्टर रहते हैं। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि एन क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है, जो स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं, जबकि आपके एन क्षेत्र की ओर को एन क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, आपको स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। और जो आपके पी क्षेत्र की ओर रहते हैं बच्चों, आपके ऋणात्मक ग्राही आयन रहते हैं, ठीक है, यानी जो आप ऋणात्मक ग्राही आयन यानी जो नेगेटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। और जहाँ प्लस माइनस होता है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, प्लस से माइनस की ओर होगी। हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवक्षय परत है, यहाँ भी एक वैद्युत क्षेत्र जिसको मैंने ई नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ के अगर केस में देखो स्टैंड, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि आपके एन क्षेत्र में क्या बच्चों देखो प्लस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, और आपके पी क्षेत्र में क्या बच्चों माइनस चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, सेम इस टाइप से स्टैंड, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अब हम देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको कैसे देखेंगे, इसको देखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है जेनर डायोड के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका नॉर्मल ई है और आपका ई जेड, जेड फॉर जेनर से लिया मैंने, जेड जो लिया मैंने जेनर एन ई जेड में जेनर की बात यहाँ पे इसको मैंने प्रत्येक के लिए जेड लगा दिया है डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे देखना है कि ये नॉर्मल ई का मान ज़्यादा है कि ई जेड का मान ज़्यादा है, तो उसको हम कैसे कल्पना करेंगे, बहुत आसान तरीका स्टैंड। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये इतनी डिस्टेंस है, ठीक है, बस समझ आप लोग को ये जो डिस्टेंस है इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा है, बस समझ आप लोग। मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर बच्चों, 1 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये कितने बच्चों, आपकी आधी सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अपक्षयप्रत की चौड़ाई है ये कम है और ये ज़्यादा है, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में और डायरेक्शन में और विभवांतर में क्या संबंध होता है, देखिए फार्मूला आप लोगों को पढ़ा होगा बच्चों, बी बराबर ई डी हम पढ़ते हैं, बी बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों, ई डी पढ़ते हैं, बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से ई का मान निकालूँ स्टैंड, तो ई का मान आप कैसे निकालोगे, ई का मान आप निकालोगे स्टैंड इजिकल टू हो जाएगा बच्चों बी अपॉन डी, क्या हो जाएगा, बी अपॉन डी। अगर मैं ये मानूँ कि दोनों को जो वोल्टेज दिए गए बराबर वोल्टेज दिए गए, दोनों के लिए कॉन्स्टेंट वोल्टेज है, तो ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट वोल्टेज की बात करता हूँ तो ई इजिकल टू 1 अपॉन डी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर डी का मान ज़्यादा होगा, डी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये जो प्लस और माइनस आप चार्ज देख पा रहे हैं, यानी अपक्षयप्रत आप देख पा रहे हैं, इसकी लेयर की क्या ये चौड़ाई है, तो यहाँ भी ये भी डी है और ये भी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये भी डी है स्टैंड, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टैंड कि यहाँ पे डी का मान यहाँ ज़्यादा है, बात समझिए, क्योंकि डी का मान अगर यहाँ पे ज़्यादा है स्टैंड, तो यहाँ पे ई का मान क्या होगा, कम होगा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस वाले केस में बताऊं कि यहाँ पे डी ज़्यादा है, नहीं दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, नहीं अपक्षयप्रत की चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। किसी कंपैरिजन में, इसी कंपैरिजन में, यहाँ पे कंपैरिजन क्या करेंगे, देखिए इसी फार्मूले कंपेयर करके देखो, अगर ई जेड आप देखो, ई जेड, ठीक है स्टैंड, तो ई जेड 1 अपॉन डी हो जाएगा, जहाँ डी है। अब देखिए डी यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे तो डी ज़्यादा है, यहाँ पे डी कम है, और जब यहाँ पे डी बच्चों कम है, जब यहाँ पे डी यहाँ पे क्या बच्चों कम है, ये वाला डी, यानी ये जो डिस्टेंस है अपक्षयप्रत की जो चौड़ाई है वो कम है, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे ई क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जेनर डायोड वाले केस में क्या होता है बच्चों, जो आपका अपक्षयप्रत पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, वो नॉर्मल पीएन संधि डायोड के अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है, यानी ई जेड का मान ज़्यादा होगा, ई का मान क्या होगा, कम होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे अपक्षयप्रत की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ई का मान क्या होगा बच्चों, कम होगा। यहाँ पे अपक्षयप्रत की चौड़ाई कम है, कंपेरिजन कर रहा हूँ दोनों से, डी का मान कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ई का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस में विशेष बात बच्चों ये रहेगी कि इस केस में जेनर डायोड वाले में क्या होता है बच्चों, ई जेड आपका स्टैंड ज़्यादा होता है किससे, नॉर्मल ई से, ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि जेनर डायोड में क्या होता है, दो बातें मैंने आपको बताई। जेनर डायोड वाले केस में क्या होता है बच्चों कि अपक्षयप्रत की जो चौड़ाई होती है वो साधारण पीएन संधि डायोड से क्या होती है, कुछ कम होती है। रीजन क्या है कि उसके अंदर बच्चों इंप्योरिटी बहुत कम मात्रा में मिली हुई है, इसके अंदर इंप्योरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली हुई है। अब जब ज़्यादा मात्रा में मिली हुई है बच्चों, तो ये जो लेयर है बच्चों, ठीक है, क्या होती है, कुछ पतली हो जाती है, क्या होती है, पतली पतली। ये पूछा भी जाता है कई बार, क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया है कि जेनर डायोड में अपक्षयप्रत की जो चौड़ाई होती है वो कम क्यों होती है, इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन बच्चों यही होता है कि जब जेनर डायोड को हम पीएन संधि डायोड के रूप में यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो इंप्योरिटी होती है, यानी अपद्रव्य परमाणु होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में मिलाए जाते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा संख्या में मिलाए जाते हैं, तो जब ज़्यादा है तो उनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए अपने आपको रखने के लिए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि लेयर क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, अर्थात की चौड़ाई पतली हो जाती है, ठीक है, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, इसकी अपेक्षा क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, जबकि ये क्या होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। देखिए स्टैंड, जैसे कि हम जानते हैं जब पीएन संधि बनती है, जब पीएन संधि बनती है बच्चों, तो होता क्या है, मैंने भी आपको पढ़ाया है कि जब पीएन संधि जब ये बनती है, यानी पी टाइप क्रिस्टल जब एन टाइप क्रिस्टल से मिलता है, तो क्या होता है कि एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन सब इधर जाने लगते हैं और पी क्षेत्र के क्वार्टर बच्चे इधर जाने लगते हैं, बात समझिए आप लोगों को, यानी क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को। तो देखिए होगा क्या बच्चों, इसके जो इलेक्ट्रॉन सब इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, इधर आएंगे, तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ होंगे। कब है ये, जब की बात है बच्चों, जब ये पीएन संधि बनी हुई है, ठीक है, जब ये पीएन संधि बनी होगी, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में यहाँ क्या होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें क्या होंगे स्टैंड, वो क्वार्टर होंगे, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, वो होल होंगे, क्या होंगे, होल्स होंगे बहुत सारे, बात समझ में आ रही है। ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी, जब पीएन संधि बनती है बच्चों, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाते हैं, बात समझ में आ रही है, और पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र में जाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको वही इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दिखाए हैं जो पीएन संधि बनने पर एक दूसरे के इंटरचेंज हुए हैं, यानी
पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में पहुंचे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में पहुंचे। ठीक है, यही केस यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक पीएन संधि है। तो इसमें क्या होंगे बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे अल्पसंख्यक आवेश भाग के रूप में। ठीक है, यानी कोटरों की कम संख्या में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों कुछ कम होंगे। बस समझिए आप लोग को। और ये कैसे आए होंगे इसके अंदर, जब ये संधि बनी होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे स्टैंड। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे स्टैंड तो जैसी बात है कि कोटर कहाँ किधर पहुँचेंगे, इधर पहुँचेंगे। तो मान लीजिए अल्पसंख्यक आवेश भाग के रूप में आपके क्षेत्र में एन क्षेत्र में क्या है, ये कोटर है। याद रखना कोटरों की संख्या होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कम होगी। और समझिए जी होल्स होंगे एन क्षेत्र में, ये कोटर इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड इसे क्रियाविधि को समझें। देखिए पहले हम नॉर्मल पीएन संधि डायोड में समझेंगे। देखिए मैं देखिए डेफिनेशन आपको बताऊँ रियल में जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड की डेफिनेशन बताऊं। ठीक है, जेनर डायोड क्या होता है बच्चों, जेनर डायोड एक विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित का मतलब क्या हो गया, हैविली डोप्ड का मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसका हैविली डोप्ड का यानी अधिक अपमिश्रित का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो आपका इम्प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया गया है। तो डेफिनेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जेनर डायोड एक विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत के रूप में, कौन से रूप में बच्चों, उत्क्रम अभिनत के रूप में यानी रिवर्स वाइसिंग में। रिवर्स वाइसिंग को क्या समझेंगे, इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव एरिया यानी जो एन क्षेत्र है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जिसका जो पी क्षेत्र है यानी कोटर वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो संधि कैसी है बच्चों, उत्क्रम अभिनत है। ठीक है, तो बात को हम बता रहा था कि जेनर डायोड एक विशेष रूप से निर्मित, ठीक है, अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत के रूप में भंजक वोल्टता पर बिना क्षतिग्रस्त हुए निरंतर कार्य करता रहता है। जबकि जो साधारण पीएन संधि डायोड होता है वो भंजक वोल्टता पे क्या हो जाता है बच्चों, हीट करके ये क्या होता है बच्चों, नष्ट होता है, ये जल जाता है। ये कैसे अभी जलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो आपने देखा कि इसके अंदर देखो ये जो जेनर डायोड ये भी जो पीएन संधि डायोड है ये भी, इसकी भी जो संधि है वो उत्क्रम अभिनत है। और ये जो आपका साधारण पीएन संधि डायोड है बच्चों ये भी उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनत कैसे है बच्चों, क्योंकि जो पी क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जो एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यानी पी क्षेत्र जब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है और एन क्षेत्र जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है तो संधि कैसी होती है, उत्क्रम अभिनत होती है। ये मैंने आपको काफी बार आपको समझाया है अभी स्टैंड। ठीक है, तो दोनों में संधि कैसी बच्चों, उत्क्रम अभिनत है। अच्छा अब आगे की देखो आप क्रियाविधि को समझो। पहले हम देखिए नॉर्मल पीएन संधि डायोड को समझेंगे ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएं। रियल में हमको इसके बारे में पढ़ना है लेकिन इससे अब इसको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे जब हमने बैटरी लगाई बच्चों, ये वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी यानी इसके वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। बात समझिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तो देखिए स्टैंड जब हम इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं तो मान लीजिए कि जो हमने वोल्टेज इसको दे रहे हैं, बैटरी लगी यहाँ पे वोल्टेज तो होंगे सप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम इसकी वोल्टेज को कर रहे हैं बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जब स्टैंड हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ से, बात समझिए आप लोगों को, तो वोल्टेज जब बढ़ाएंगे बच्चों तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझिए आप लोगों को, जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज के बढ़ाने पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, प्लस से माइनस की ओर को, आप देख पा रहे होंगे। बात समझिए आप लोग को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, प्लस से माइनस की ओर को, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाना पे जाएंगे। बात समझिए आप लोग को। तो जैसे जैसे हम बच्चों वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आप जानते हैं कि बी बराबर, मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, ईडी पढ़ाया, क्या पढ़ाया बच्चों, ईडी पढ़ाया। ठीक है, तो बी समानुपाती किसके, ई के समानुपाती है। अगर बच्चों वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो ई भी तो इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। बात समझिए आप लोगों को। अच्छा अब स्टैंड जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है ये भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और बात समझे मतलब ई के स्ट्रॉन्ग होने से होगा क्या बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के इधर जाना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो वैद्युत क्षेत्र के चलते हैं बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर तो इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर को जाएंगे। यही आपने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं। तो होगा क्या बच्चों, हम जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा हाई वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत बच्चों बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बी और ई एक दूसरे के होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके इधर को जाना चाह रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी क्यों ज़्यादा हो जाएगी, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा स्टैंड, फार्मूला आप जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है ई के काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो क्या होती है, बी इंटू क्यू के बराबर होती है।
ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो आवेशित कण की जो गति होती है वो कितनी होती है, क्या होती है बच्चों, बी क्यू के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए हम जब बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। यानी जब बी इंक्रीज कर रहा है तो इनकी जो गति ऊर्जा ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत हाई हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सारे त्वरित हो जाएंगे बहुत फास्ट वेग से स्टैंड। ठीक है, और जब ये बहुत फास्ट वेग से जब ये गति करते हुए इधर को आएंगे, अवक्षय परत के अंदर को आएंगे, तो अवक्षय परत में आप जानते हैं क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रल एटम होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें स्टैंड। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर के जो न्यूट्रल एटम है सिलिकॉन वाले, मान लीजिए मैं सिलिकॉन का एक एटम ले रहा हूँ स्टैंड, ये ठीक है स्टैंड, तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन आकर इस पर ये टारगेट करेंगे, इसको नाइट्रोजन इस पर एटम पे आकर टकराएंगे, तो क्या करेंगे बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट गति से आ रहा है, फास्ट गति से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो वोल्टेज इसको हमने बहुत हाई कर रखा है स्टैंड। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आके जब इसे टकराएंगे इसके एटम से, तो क्या करेंगे, इसको आयोनाइज कर देंगे, तो इसकी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। यानी यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे निकल गया स्टैंड। ठीक है, चलिए मैं इसको इधर दिखाता हूँ निकाल के, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर स्टैंड ये चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये होल बन जाएगा, अर्थात क्वार्टर बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ने क्या निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। यानी अभी तक जो इलेक्ट्रॉन एक था इधर, ठीक है, मैं किसी क्या कर रहा हूँ, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और बना दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक है, ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इधर को आएंगे, लाखों करोड़ मिलियन से इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहे होंगे, तो वो यही फिनोमेना हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है, तो कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और ऐसे ही लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहेंगे, तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को और फ्री कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इसको वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वेग से इधर को आते रहेंगे, और आने के साथ साथ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जो फ्री करते रहेंगे। फ्री करने पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का आएंगे बच्चे आपके एन क्षेत्र में आना शुरू हो जाएंगे। वो कहाँ से आ रहे होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ से आ रहे होंगे, वो इसके अंदर जो आपके बॉन्ड टूट रहे होंगे सिलिकॉन के। ठीक है, अच्छा, अब जो सिलिकॉन के बच्चे बॉन्ड टूट रहे होंगे, जब एटम यहाँ पे आकर टकराएंगे इन एटमों से, किसके, सिलिकॉन के एटम से इलेक्ट्रॉन आकर टकरा रहे होंगे, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न बच्चों, यहाँ पे बहुत संख्या में क्या हो जाएगी, हीट उत्पन्न हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब सिलिकॉन के एटम से आकर टकराएगा बहुत तेजी से, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, हीट उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीट उत्पन्न, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के एटम से कोलाइड कर रहा है, मतलब जो आकर टकरा रहे हैं, और ये टक्करें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाखों करोड़ टक्करें हो रही हैं पल वर्ड सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे बहुत हीट जनरेट हो जाती है, और जब हीट जनरेट हो जाती है बच्चों, तो होता ये है कि ये जो आपका पीएन सन डायोड है, क्या होता है बच्चों, जल जाता है, अर्थात ये नष्ट हो जाता है उस हीट की वजह से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। लेकिन स्टूडेंट आपके जेनर डायोड वाले केस में ऐसा नहीं होता है, जबकि पीएन जेनर डायोड वाले में क्या होता है, तो कोई संधि पीएन संधि है, यानी उत्क्रम अभिनति संधि है भी, ठीक है, ये भी उत्क्रम अभिनति संधि है। तो इस केस में जो साधारण पीएन संधि डायोड होता है, ये क्या बच्चे, हीट करके जल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें जेनर डायोड में, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करता है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो पहले मैं इसका देखो वोल्टेज धारा के बीच में ग्राफ खींच के दिखा दूं, फिर इसी क्रियाविधि को समझाऊंगा कि ये हीट क्यों नहीं करता, ये नष्ट क्यों नहीं होता है। इसीलिए इसको बच्चों स्पेशल पीएन संधि डायोड कहते हैं जेनर डायोड को। तो देखिए स्टैंड, तो देखिए अगर हम ग्राफ खींचे किसके बीच, बी और आई के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, करंट तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं करंट का फार्मूला क्या होता है, E = क्या होता है, NEA/BD होता है। तो आई क्या है, एन क्या है बच्चों, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्वार्टरों की संख्या। तो जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इसके अंदर को आ रहे हैं, क्वार्टर इधर को आते रहेंगे, तो यानी एन का मान बढ़ रहा है, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन या क्वार्टरों की संख्या। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो देखिए ध्यान से, अब अगर हम धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचे स्टैंड, तो वो कैसे देखेंगे, ध्यान से समझें। देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज है, और एक स्टैंड ये आपकी अग्रधारा है। क्या बच्चे, ये आपकी अग्रधारा है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इस संधि को, देखिए इस संधि कैसी है, उत्क्रम अभिनत है। क्या बच्चे, उत्क्रम अभिनत है, तो वोल्टेज हमें माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस के 2, इस टाइप में ये वोल्टेज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, अच्छा उत्क्रम धारा क्या रहेगी, नीचे की ओर को रहेगी, अग्रधारा ऊपर की ओर को जाती है। ठीक है, अगर वोल्टेज होते, अगर ये पीएन संधि डायोड अगर अभिनत के रूप में होता, तो हम इधर को काउंट करते इसके नंबर को, और धारा के नंबर को उधर काउंट करते ऊपर को, यानी ऊपर होती अग्र धारा, इधर होता अग्र वोल्टेज। लेकिन संधि कैसी हुई है, उत्क्रम अभिनत है, इसलिए वोल्टेज को माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू इधर की प्लस की होती। ठीक है, और इधर को जो नीचे की ओर आएगा बच्चे, वो आपका करंट आएगा। क्या आएगा, करंट आएगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1, 2, 5, और ये सब ये एम्पियर में है, सॉरी माइक्रो एम्पियर में, वो क्षीण धारा बहती है ना, माइक्रो एम्पियर में है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब ध्यान समझ देखिए स्टैंड, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे देखिए वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे,
ठीक है। तो होगा क्या, धीरे 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 करंट का मान भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम देखिए वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो धारा का मान, तो धारा कहाँ पे देखो, धारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ग्राफ डाल के देखो, यहाँ पे ये बस में आ रही है, मान लो यहाँ पे कुछ 0.5 एम्पीयर धारा आ रही है, क्योंकि जीरो तो इस पोजीशन पर होगा मूलबंदी पर। यहाँ पे करंट देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ और आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक स्थिति बच्चों ऐसे आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वोल्टेज इतना हो जाएगा कि धारा का मान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, धारा का मान बहुत अचानक तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। जब धारा का मान जब जिस वोल्टेज से बहुत तेजी से बढ़ जाएगा बच्चों, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं बच्चों हम ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजक वोल्टेज, जिसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, जिसको हम लिखते हैं वी से लिखते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजक वोल्टेज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान से समझें। तो ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बच्चों भंजक वोल्टता, भंजक वोल्टता। अब ये अचानक तेजी से मान क्यों इतने तेजी से बढ़ा, मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे आकर स्ट्राइक करा, तो जब इलेक्ट्रॉन आके बहुत सारी टक्कर यहाँ पे सिलिकॉन के एटम से हो रही है, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न हो गए, यानी एन का मान जब तेजी से बढ़ा, तो जब तेजी से बढ़ा तो ग्राफ क्या हो गया बच्चों, ये धारा का एकदम बहुत नीचे को आ गया, ऐसे यहाँ पे इसलिए हो गया स्टैंड, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं देखिए हम जेनर डायोड वाले केस में। तो जेनर डायोड वाले केस में क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे देखिए हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उस टाइम तो जैसी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। मैंने आपको बताया बी समानुपाती डी के बी, अभी आपको मैंने बताया ना कि बी समानुपाती ई होता है, और वोल्टेज इंक्रीज कर रहा तो ई भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। और याद रखना ये जो ई जेड है, मान लो ये जेड के लिए बात ले रहा हूँ, तो ई जेड तो पहले से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने आपको बताया कि ई जेड ज़्यादा ही पहले से स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो कम है इसी कंपेरिजन में। बस समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे वोल्टेज को स्टैंड जब जैसे जैसे हाई करते रहेंगे, ठीक है, और जब हाई करेंगे तो ऐसी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे है आपका प्लस से माइनस की ओर को इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाएंगे, आपके इधर जाएंगे। ये तो केस होता है इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वैज स्तर के बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, और इधर के जो होल्स हैं वो इधर को चलेंगे, इधर के जो होल्स हैं बच्चों वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। बात समझिए आप लोगों को। तो होल्स तो आएंगे बच्चों आपके पीछे तरफ की ओर को, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर को। इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं इधर को, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका एन से पी की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी से एन की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चलता है बच्चों हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलता है, और कोटर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। तो देखिए जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग करने पर क्या होगा बच्चों, ये बात तो सही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, लेकिन ध्यान से समझे बच्चों कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इस वाले केस में किससे टकरा रहे थे, सिलिकॉन के एटम से टकरा रहे थे। क्यों टकरा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वाले केस में बच्चों ये होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो अभिक्षेप पथ की चौड़ाई ये बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, तुरंत कहाँ पहुँच जाते हैं बच्चों, आपके एन क्षेत्र पहुँच जाते हैं। इससे यहाँ पे इसके अभिक्षेप पथ के अंदर जो एटम है उनसे टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते, क्योंकि ये अभिक्षेप पथ बहुत बारीक है, ठीक है, यानी बहुत पतली है, और यहाँ पे क्या प्लस चार्ज है, और प्लस माइनस में क्या होता है आकर्षण। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर को आता है स्टैंड, तो इसको प्लस की द्वारा क्या लेवल आकर्षित कर लिया जाता है, वो किधर ट्रांसफर होता है बच्चों, वो एन क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों कोलाइड, यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एटम से टकरा रहे थे, और टकराने पे क्या हो रहा था बच्चे, हीट उत्पन्न हो रही थी, और हीट जितनी उत्पन्न हो जाती है कि पीएन संयोजन क्या होता है बच्चे, जल जाता है। बस में, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये अभिक्षेप पथ की चौड़ाई होती है बहुत कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिलिकॉन के एटम से, ठीक है, कोलाइड नहीं कर पाता था, टकरा नहीं पाता, तुरंत कहाँ चला जाता है, एन क्षेत्र में चला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन लेयर है, जो अभिक्षेप पथ है बच्चों, जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे स्टैंड। अब आप सोच रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि हो ही नहीं रही है, तो करंट तो आपका नॉर्मली बह रहा होगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका पीएन संधि डायोड होता है नॉर्मल, ठीक है, उसमें जो उत्क्रम धारा बहती है वो बहुत क्षीण बहती है, बहुत कम धारा बहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो लेकिन कोई नया इलेक्ट्रॉन तो उत्पन्न नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो नए इलेक्ट्रॉन भी निकल लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके किसको तोड़ लेते, सिलिकॉन के एटम को तोड़ लेते, तो और एक इलेक्ट्रॉन एक नया इलेक्ट्रॉन और पैदा कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर तो धारा का मान कम होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता जेनर डायोड वाले केस में, ठीक है। जेनर डायोड वाले केस में क्या होता है बच्चों कि जब बी को बढ़ाने पर आप जानते हैं कि ई का मान बढ़ता है, ई का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मैं इस चीज़ को थोड़ा नीचे समझाता हूँ, आप अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपका ई जेड है वो इधर की ओर को है, बात समझ आ रही है लोग। और मान लीजिए सिलिकॉन का एटम, बच्चे क्या ये सिलिकॉन का एटम है, ये अभिक्षेप परत के बीच की बात बता रहा हूँ,
कहाँ की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ के कहीं के एटम की, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ के एटम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ई जेड जो बच्चों आप देख पा रहे होंगे एन से पी की ओर को है। तो जब बच्चों हम जब बी को बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, बी को बढ़ा रहे हैं, तो बी आपको मैंने बताया कि बी समानुपाती क्या होता है, ई होता है, ठीक है, यानी ई जेड। तो बी को आप बढ़ा रहे हो तो ई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, ठीक है, और ये इस वाले ई से पहले से भी स्ट्रॉन्ग था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे जैसे बी को बढ़ाएंगे तो ये जो ई जेड का मान है ये बहुत हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत हाई हो जाएगा, और ये इतना हाई हो जाएगा बच्चों कि ई जेड, ये जो ई जेड है स्टैंड, ठीक है, इसके एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा। और ये जो फिनोमेना बच्चों लाखों करोड़ों मिलियंस बार हो रहा होगा। क्या हुआ, आपने तो क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था किस पे, सिलिकॉन के एटम पर, तब इलेक्ट्रॉन जाकर निकल रहा था जिससे हीट पैदा हो रही थी। तो यहाँ पे हीट पैदा नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहा है बिगड़ टक्कर के, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो रहा है यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हाई होने से, यानी इजेड के हाई होने से जो इजेड बहुत हाई, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट खींचता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, यानी ये तो इजेड का मान तो इधर को है, तो इलेक्ट्रॉन का जाएगा उधर को जाएगा। तो ये जो जब ये बहुत हाई होता है स्टैंड, ये बहुत हाई होता है, तो यहाँ के जो इसके अभिक्षेप परत के जो सिलिकॉन के एटम होते हैं उनको क्या कर देता है बच्चों, वहाँ से उसी सेल से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देता है, और खींच के निकाले कहाँ निकाल देता है बच्चों, ये इसको आपको एन क्षेत्र में ट्रांसफर कर देता है, कहाँ कर देता है बच्चों, एन क्षेत्र में, इसको इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र में ट्रांसफर करने लगता है। कौन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख पा रहे होंगे स्टैंड कि जैसे जैसे बी को बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई जेड का मान बहुत हाई हुआ, हाई होने से क्या हुआ, सिलिकॉन के बॉन्ड टूट गए, सिलिकॉन क्या हो गए बच्चों, बॉन्ड टूटने लगे, और जो बॉन्ड टूटने से खुद ही जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे थे वो इधर जा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कोटर मुक्त हो रहे थे वो इधर जा रहे थे, और यहाँ पे हीट उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है बच्चों कि उत्क्रम अभिनत के रूप में जो जेनर डायोड होता है वो निरंतर कार्य करता है, ये किसी वोल्टेज से फ्यूज नहीं होता, जबकि जो साधारण पीएन डायोड होता है ये फ्यूज होता है। इसका फ्यूज होने का मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, कोलाइड होती है, टक्कर होती है, तो यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पीएन डायोड जल जाता है। जबकि यहाँ पे ये वाला केस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एटम से नहीं टकराता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा होते हैं, कि वोल्टेज को हाई करने पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है, जिससे सिलिकॉन के बॉन्ड टूटने लगते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही। तो जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं, कोटर इधर आने लगते हैं, ठीक है, और इसके अंदर साइड के अंदर करंट फ्लो होता रहता है। तो इस प्रकार ये जनरेटर कार्य करता है स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और सारा कमाल, सारा फंडा किसका था, इस अवक्षय परत का था। अगर ये अवक्षय परत इसकी तरह होती तो ये जनरेटर का आविष्कार शायद ना हुआ होता। लेकिन जेनर डायोड वाले केस में क्या होता है, जो पीएन संधि में जो अवक्षय परत होती है बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से आते हुए इसके अंदर सिलिकॉन के एटम से कोलाइड नहीं कर पाते, जाते नहीं टकराते, बिना टकरे कहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, ठीक, जहाँ पे हीट उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। बस में आप लोगों को जब हीट उत्पन्न नहीं होगी तो पीएन संधि डायोड कंटिन्यू कार्य करता रहता है। इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कैसे प्राप्त होते हैं, बी को हाई करने पर ई हाई हो जाता है, इजेड के हाई होने से सिलिकॉन के बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, कोटर इधर आते हैं, और सर्किट पूरी तरीके से निरंतर कार्य करता रहता है। बात समझ आ रही है आपको। अब देखिए इसके बी और आई के बीच में अगर मैं आपको ग्राफ खींच के दिखाऊं तो देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ भी खींचने के लिए आता है, आपसे याद रखना। ये मान लीजिए आपका अग्र वोल्टेज है और मान लीजिए आपकी अग्रधारा है। तो मुझे अग्र से तो मतलब नहीं है कि संधि पश्चात अभिनत है, तो मुझे माइनस में बात करनी पड़ेगी वोल्टेज में। तो ये 0 है तो इधर -2, -4, -6, -8 ये है ना। और इधर को करंट जो आएगा वो नीचे की ओर को आएगा, ये इस टाइप से नेक्स्ट टाइम। अब हम क्या करेंगे, -2, -3, -4, -5, ठीक है, -6, -7 ये वोल्टेज है, ठीक है, जबकि ये करंट है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज उत्क्रम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं माइनस की ओर को, तभी तो आ रहा है, उत्क्रम बैटरी उल्टी लगी है ना, एन क्षेत्र प्लस से और पी क्षेत्र माइनस से लगा हुआ है ना। तो जब उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाएंगे ऐसे करके, है ना, तो क्या होता है कि धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, धारा का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट, ठीक है। तो ये इस टाइप जाता रहेगा, ठीक है स्टैंड। ये करंट का ग्राफ आ रहा है नीचे का ना स्टैंड। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, एक स्थिति ऐसी आएगी कि अचानक ही करंट का मान बहुत हाई हो जाएगा, अचानक ही करंट का मान बहुत हाई हो जाएगा। ये कब हाई हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इजेड यहाँ के सिलिकॉन के बॉन्डों को तोड़ देगा, यानी यहाँ से बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन और कोटर मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये जो वोल्टेज होगा, जब जिस पर धारा का मान बहुत ज़्यादा हाई हुआ है स्टैंड, ठीक है, जिस पर धारा का मान बहुत हाई हुआ है, तो इस वोल्ट को हम बच्चों वी जेड कहते हैं वी जेड, जिसको बोलते हैं बच्चों हम जेनर वोल्टता। क्या बोलते हैं बच्चों, जेनर वोल्टता बोलते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको अच्छे समझ में आई होगी स्टैंड, ठीक है। तो ये बी और आई के बीच का ग्राफ है जेनर वोल्टता में स्टैंड, ठीक है।
और ये नॉर्मल पीएन सनी डायोड था। तो ये आपको एग्जाम में इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करना है, आपको इसके बारे में बताना है स्टूडेंट, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, तो ये इसके ग्राफ को बना लीजिए। अब मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो लेकर दिखा रहा हूँ, और फिर मैं जेनरेट डायोड का जो प्रतीक है आपके बुक्स के अंदर वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूँगा, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन और इसका जो सिंबल है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल पीएन सनी डायोड था जिसको मैं रब कर रहा हूँ, लेकिन जेनरेट डायोड वाले केस में आपको ये क्रियाविधि आपको समझानी पड़ी थी। आप देखिए इसका जो प्रतीक है वो बना रहा हूँ, फिर इसके डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखिए, इसका जो प्रतीक होता है जेनरेट डायोड का क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि जेनरेट डायोड का होता है एक साधारण पीएन सनी डायोड की तरह ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप से इसको बनाया जाता है। तो प्रतीक बना रहा हूँ जेनरेट डायोड का। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है बच्चों, पी क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका पी क्षेत्र होता है, ठीक है। और मान लीजिए स्टैंड ये जो होता है आपका एन क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चों, एन क्षेत्र होता है, ठीक है। और इधर से ये बाइसिंग लगी रहती है, जैसे ये तार इधर को आ रहा है और ये वो इधर को आ रहा है ना, ये बाइसिंग स्टैंड और ये, ठीक है। अब देखिए स्टैंड जेनरेट डायोड वाले केस में क्या होता है, देखिए जेडनर, तो जेड से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए इसको इस आकृति को हम जेड का रूप देते हैं, थोड़ा सा क्या का रूप देते हैं बच्चों, जेड का रूप देते हैं। कैसे देंगे देखिए, तो जेड का रूप, ये जेड देखिए, ये और ये क्या बन गया, ये जेड बन गया स्टैंड। तो ये बन गया बच्चों जेनरेट डायोड का प्रतीक। क्या है, तो ये जेनरेट डायोड का प्रतीक है। ये हो गया बच्चा आपका प्रतीक, किसका, जेनरेट डायोड का, ठीक है। जेड की तरह आपको देखने को लग रहा। डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, चलिए। परिभाषा क्या है इसकी, परिभाषा भी लिख देता हूँ, परिभाषा आपसे पूछी जाती है जरूर। तो देखिए क्या है, लिखेंगे, देखो यह मतलब कौन, जेनरेट डायोड विशेष रूप से बच्चों, विशेष रूप से निर्मित मतलब बनाया गया, निर्मित अधिक अपमिश्रित का मतलब क्या, इसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड होता है, संधि डायोड होता है, जो उत्क्रम अभिनत में भंजक वोल्टता, जिसे हम क्या था, बीजेट का नाम दिया ना, भंजक वोल्टता पर बिना क्षतिग्रस्त हुए निरंतर कार्य करता रहता है, निरंतर कार्य करता रहता है। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन है, यह विशेष रूप से निर्मित अधिक अपमिश्रित पीएन सनी डायोड होता है, ठीक है, जो उत्क्रम अभिनत में भंजक वोल्टता पर बिना क्षतिग्रस्त हुए, यानी साधारण पीएन सनी डायोड क्या होता है, जल गया था, ठीक है, बिना क्षतिग्रस्त हुए निरंतर कार्य करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे समझ में स्टैंड आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। तो प्रतीक ये मैंने आपको बना दिया, बी और आई के बीच जो ग्राफ था वो मैंने आपको समझाया, क्रियाविधि भी आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गई स्टैंड। तो स्टैंड वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए स्टैंड, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट आपसे बात ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो वाकई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।